अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ इस चैप्टर में अगर हम स्टार्ट से देखें तो बेटा दुनिया में जितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं बेतहाशा वैरायटी है। ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं बल्कि इनके अलावा भी बेतहाशा दुनिया में तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। वैरायटी का मतलब भी तनव्वुर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होता है। तो अंदाज़न अगर देखा जाए तो 500,000 से ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज़ और तकरीबन 500,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ जो है इस वक्त तक दुनिया में नॉन स्पीशीज़ कंसिडर की जाती हैं। अब इतनी बड़ी तादाद को, ये बिलियंस के हिसाब से एनिमल्स और प्लांट्स बन रहे हैं, तो इनकी तादाद को डील करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए था कि कैसे इनको याद रखा जाए, कैसे इनकी नेमिंग की जाए, कैसे इनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बहुत शदीद ज़रूरत थी। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट में देखेंगे कि कौन सा सिस्टम दिया गया, बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो किस बेस पे किया गया। तो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग में शुरू से, जब से बेटा लोगों के पास नॉलेज आना शुरू हुई है, एरिस्टोटल के ज़माने से ले लें और ऑनवर्ड आज तक देखें, तो ऑर्गेनिजम्स को किसी न किसी तरीके से लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो सिमिलैरिटीज़ की बेस पे किया जाता है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ यानी किस से निकले हैं, आगे उनमें से कौन से जानदार प्रोड्यूस हुए हैं, इस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता। फिर जिसमें डिफरेंसेस ज़्यादा होते तो उनको अलग ग्रुप में रख दिया जाता। तो इस तरह से क्लासिफिकेशंस कई तरीके ट्राई किए गए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनकी नेमिंग करने के लिए। तो ग्रुपिंग की गई, छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ मूव किया गया। तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज़ डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुपिंग की गई। जैसे सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया था। पुराने ज़माने की बात है, एरिस्टोटल के टाइम की, कि लिविंग थिंग्स सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किए जाते थे। कि वो ऑर्गेनिजम्स जो मूव कर रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, उनको एनिमल्स कह दिया जाता, चाहे वो जिस तरह के भी हों। और जो फोटोसिंथेटिक लगते थे, ग्रीन लगते थे और एक ही जगह पे लगे होते थे तो उनको प्लांट्स कह दिया गया। बाद में इसमें तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा ऐड की गई, फिर फंजाई भी ऐड हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते तकरीबन 5 किंगडम्स, इस वक्त 5 किंगडम सिस्टम जो है वो दुनिया में माना जाता है। तो किस बेस पे ऑर्गेनिजम्स इनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुपिंग में, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, उससे बड़ा ग्रुप, तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ बेटा होमोलॉजीज़ कहलाती हैं अगर उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक जैसी हों। फॉर एग्जांपल हमारे जो बाजू के अंदर हड्डियां हैं, अगर एक फ़िश के फिन के अंदर भी आपको उसी तरह की मिलती हैं, या फिर आपको एक कैट के इंटरनल जो बाजू है या उसकी अगली 4 आर्म है उसके अंदर भी वही बोन्स नज़र आती हैं, तो ये सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर्स में हैं। दीज आर कॉल्ड होमोलॉजीज़, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़, दीज आर कॉल्ड होमोलॉजीज़। फिर इसी तरह से मज़ीद कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री है कि बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो जिनके सिमिलर होते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जिनके डिफरेंट होंगे उनको अलग कर दिया जाता है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है, इसकी बेस पे कि सेलुलर कंपोनेंट्स कितने किसके मिलते हैं, किसके नहीं मिलते, और इसी तरह से उनके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कौन से हैं। अगर सिमिलर हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, डिफरेंट हैं तो अलग कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुपिंग की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रुपिंग का लेवल है, सबसे समझ लें कि बेसिक क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड अ स्पीशीज़ कहलाता है। स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है बेटा जिसमें सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज़ कंटेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर टू वन अनदर एंड इंटरब्रीड, यानी वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, और उनके आगे से बच्चे भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो आगे से नस्ल, अपनी नस्ल आगे बढ़ा सके, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फर्टाइल, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है एक स्पीशीज़ की कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब ये आपस में सिमिलर स्पीशीज़ के मेंबर तो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी और स्पीशीज़ के साथ इनकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, और अगर रिप्रोडक्शन हो जाए तो उनके ऑफस्प्रिंग्स, जो उनके चिल्ड्रन हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो फर्टाइल नहीं होते। तो स्पीशीज़ स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन होती है। तो ये एक पेट डेफिनेशन है स्पीशीज़ की। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ है। इसके अपने स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करैक्टर्स होते हैं। किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर स्पीशीज़ के अपना एक साख्त है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बाकी स्पीशीज़ से इन्हीं 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट होती है। अब इसी को बेस बना के क्लासिफिकेशन की जाती है, और इसमें छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ हम मूव करते हैं। इसको हायरार्की कहते हैं
किसी भी ऐसी अरेंजमेंट में जिसमें छोटा ग्रुप फिर कुछ छोटे मिलें तो उससे बड़ा बन जाए, फिर उससे बड़ा बन जाए, तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते देन फाइनल लार्जर ग्रुप आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हायरार्किकल अरेंजमेंट, हायरार्की कहलाती है। टेक्सोनोमी कहते हैं बेटा स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया जाता है, उनको नाम दिए जाते हैं, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। और टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं कि नेमिंग के जो एक सिस्टम बना दिया गया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक नाम रख दिए गए हैं ग्रुप्स के, तो इसको टेक्सोनोमिक हायरार्की कहा जाता है। और इसमें हर ग्रुप, ईच ग्रुप इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज कॉल्ड टेक्सा। एक ग्रुप को टेक्सॉन बोला जाता है, ये सारे ग्रुप टेक्सा कहलाएंगे। वन ग्रुप इज कॉल्ड टेक्सॉन, ठीक है। तो किसी भी टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर, ठीक है, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, किसी भी ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें या नीचे से ऊपर, तो एक सीक्वेंस है, बड़ा ग्रुप, ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, फिर वो मुश्तमिल होगा छोटे छोटे ग्रुप के मिलने से, वो उससे नीचे वाला उससे छोटे ग्रुप्स के मिलने से बनेगा। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी कैटेगरी जो है वो किंगडम कहलाती है, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको बताया है कि लिविंग थिंग्स को किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। अब एक किंगडम जो है वो किससे मिली होती है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू फाइला, फाइलम कहलाते हैं। प्लांट्स के फाइलम हैं, एनिमल्स के फाइलम हैं, जितनी किंगडम्स हैं सबके अपने अपने फाइला हैं। फिर उसके बाद फाइला के अंदर क्या इकट्ठी की जाती हैं कि डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो मिलती हैं, तो एक फाइलम बनता है। फिर क्लास के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स मौजूद होते हैं, देन ऑर्डर्स डिवाइडेड इनटू फैमिलीज़ एंड फैमिलीज़ इनटू जेनरा, जेनरा प्लूरल है, जीनस सिंगुलर को कहते हैं। और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। तो सिमिलर स्पीशीज़ की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन इंटर ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। बहुत सारी स्पीशीज़ मिलती जुलती जब इकट्ठी होती हैं तो जीनस बन जाता है। जीनस जब बहुत सारे मिलते जुलते जीनस इकट्ठे होते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। बिल्कुल जैसे आपके घर का एक सिस्टम होता है ना कि एक फैमिली है, आपका घर है, फिर आपके चचा का घर है, फिर ये 2-3 घर मिलेंगे तो आपका एक पूरा ददयाल बन जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी कैटेगरी बन जाती है, फिर उससे बड़ी बन जाती है, फिर उससे बड़ी बन जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। अब इसके अंदर ये जो नाम रखे जाते हैं, अब ऑर्गेनिजम्स को नाम देने हैं, तो कौन सी कैटेगरीज़ को हम इनमें से पिक करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जा सके। तो यहाँ पे आपको मेज़, मकई की साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नज़र आ रही है। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन है कि इसकी किंगडम का क्या नाम है, या आपने याद करना है। प्लांटी है, डिवीजन या फाइलम जिसको कहते हैं, एंथोफाइटा या ट्रिकियोफाइटा है, दोनों में से कोई एक नाम याद कर लें। क्लास एंजियोस्पर्मी कहलाती है, ए के बाद ई आ जाए तो ई की आवाज़ आएगी, एंजियोस्पर्मी। ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस जी, स्पीशीज़ मेज। इसको जिया नहीं बोलना, इसको जी बोलना है, जैसे टी होता है TEA। तो जीनस जी है और स्पीशीज़ मेज है। तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, ये आखिरी 2 कैटेगरीज को मिला के बोला जाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा जी मेज, ठीक है। तो जब भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है उसमें 2 कैटेगरीज को जो है वो ऐड किया जाता है। अब आ जाएं तो नेमिंग करने का क्या रूल है, कैसे हम नेमिंग करते हैं। नॉमनक्लेचर कहलाता है, गिविंग नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के जो नाम रखे जाते हैं उसको नॉमनक्लेचर कहा जाता है। अब नाम बेटा दुनिया में सबसे पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा है वो कॉमन नेम्स हैं, जो हम अपनी ज़बान में किसी भी चीज़ का रख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे वालिदैन हमारा नाम रख लेते हैं, ये हमारी लैंग्वेज में हमारे नाम हैं। अंग्रेज़ अपने बच्चों के अपनी लैंग्वेज में नाम रखते हैं। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब के आपने कुछ ना कुछ कॉमन नेम्स रखे हुए हैं। तो शुरू से यही रवाज आता जा रहा है, दुनिया में जितने प्लांट्स एनिमल्स थे, जो उस इलाके के लोग थे, वो अपनी ज़बान में उसका नाम रख लेते थे। अब ये कॉमन नेम देने के कई प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते थे तो हम किसी एक चीज़ का नाम लें तो वो कहीं दुनिया में किसी और जगह उसको कुछ और कहा जा रहा होगा, या फिर हमने किसी चीज़ का एक नाम पुकारा हुआ है तो किसी और दुनिया के किसी और मुल्क में किसी और ज़बान में वही नाम किसी और चीज़ का होगा। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो हम कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम डिफरेंट जो हैं वो कॉमन नेम्स के साथ रिलेटेड हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम रख दिए जाएँ। तो ये बहुत बड़ा मसला था कि जब हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करने लगे क्या नाम रखा जाए, तो एक ही चीज़ के कई कई नाम आ गए। फॉर एग्जांपल जैसे अनियन है, इंग्लिश में अनियन कहते हैं, उर्दू में हम इसको प्याज कहते हैं, फिर पंजाबी में इसको वसल बोला जाता है, कहीं इसको गंडा बोला जाता है। तो एक ही चीज़ है लेकिन उसके इतने सारे नाम आ गए, अब कौन सा नाम उसका नाम रखें, साइंटिफिक नेम, ये प्रॉब्लम हो गया।
फिर इसी तरह से हर कंट्री की लैंग्वेज में अपना नेम होता है। फिर आपको ये प्लांट नज़र आ रहा है, इसको केसिया फिस्ट्यूला इसका साइंटिफिक नेम है। अब लेकिन इसका अगर कॉमन नेम देखें, इसको गोल्डन शावर भी कहते हैं। बहुत बड़ा दरख्त है, उसके ऊपर फूल गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। हमारी ज़बान में इसको अमलतास कहा जाता है, ठीक है। गुड़माला भी कहते हैं, अर्गवद भी बोला जाता है, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो पर्जिंग केसिया भी कहा जाता है। तो इनके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ नाम, ये भी प्रॉब्लम हो गया कि अब कौन सा नाम सेलेक्ट करें साइंटिफिक नेम। तो ये एक बड़ा मसला था। सेकंड जो मेन प्रॉब्लम था कि हम समटाइम्स क्या करते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के एक ही नाम रख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ये ब्लू बेल नज़र आ रहा है, तो बेल शेप के नीले रंग के जो भी फूल होंगे, चाहे किसी भी स्पीशीज़ के हों, उनको हम ब्लू बेल कह देंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि सेम नेम डिफरेंट थिंग्स के लिए। फिर काले रंग का हमें जो परिंदा नज़र आए, चाहे वो क्रो हो चाहे वो रेवन हो, उन दोनों को हम ब्लैक बर्ड कह दें। तो ब्लैक बर्ड जो एक ऐसा नेम है जो किसी भी ब्लैक बर्ड को दे दें, लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट है। तो ये भी कॉमन नेम का बड़ा मसला था। फिर बेटा साइंटिफिक नेम की कोई जो कॉमन नेम होता है, इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। यानी आप मैं कहूँ कि एक फ़िश, ठीक है, तो साइंस जो साइंटिस्ट होता है या बायोलॉजिस्ट होता है, उसके माइंड में आ जाता है कि फ़िश एक ऐसा एनिमल होगा, वर्टिब्रेट होगा, जिसके अंदर बैकबोन होगी, जो पानी में रहता होगा, उसके ऊपर फिन्स होंगे फॉर मूवमेंट के लिए, उसके ऊपर स्केल्स होंगे। तो लेकिन सेम टाइम मैं अगर कहूँ कि एक सिल्वर फिश, तो सिल्वर फिश तो बेटा ये बिल्कुल डिफरेंट है, एक तो कीड़ा है। फिर इसी तरह से क्रे फिश है। अब फिश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स नज़र आ रहे हैं जिनके नाम के साथ फ़िश आ रहा है, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट फाइला। ये हर एक मुख्तलिफ ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई दूसरे से नहीं मिलता। ये जेली फ़िश है, ये सिल्वर फिश है, ये क्रे फिश है, ये कॉमन फिश है। तो एक नेम फ़िश का हम सब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कॉमन नेम के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स थे। साइंटिफिक बेसिस नहीं थी, एक चीज़ के बहुत से नाम आ जाते थे या बहुत सी चीज़ों को एक नाम दे दिया जाता था। तो हम साइंटिफिक नॉलेज के अंदर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इसका हल निकाला गया था। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा काम किया था वो कार्लोस लिनियस ने किया था। कार्ल वॉन लिनी भी कहते हैं इसको। तो ये इसने बहुत सारी फील्ड में स्पेशलाइजेशन, ये बॉटनिस्ट भी था, ये फिजिशियन भी था, ये जोलॉजिस्ट भी था। तो बहुत सारा काम इसने किया। कार्लोस लिनियस है, 18th सेंचुरी की बात है, स्वीडिश बॉटनिस्ट था। बेसिकली ये प्लांट्स पे काम कर रहा था। तो इसने पहला सिस्टम डिवाइस किया कि चलो हम कोई सिस्टम बना लेते हैं कि कॉमन नेम नहीं रखते, किसी एक ज़बान का लफ्ज़ रख लेते हैं और पूरी दुनिया में वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसने प्लांट्स के सबसे पहले जितने वो प्लांट्स जानता था उनके कॉमन नेम रख लिए। उसके लिए उसने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की, उसने लैटिन लैंग्वेज सेलेक्ट की, ठीक है। लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान उस वक्त 18th सेंचुरी में दुनिया में पॉपुलर थी, अब तो दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ये बहुत मशहूर थी लातीनी ज़बान। लैटिन वर्ड के वर्ड लेता था वो उस लैंग्वेज के, और वो नाम जो है जीनस और स्पीशीज़ के नाम लगा के तो उनका नाम बना लेता था। तो 1753 तक उसने प्लांट्स के नाम रखे। उसने अपने जितने वो प्लांट्स जानता था सबके नाम पब्लिश करवा दिए। फिर इसका सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता चला गया, फैलता चला गया। फिर बाद में उसने 1758 में जितने एनिमल्स के जानता था उनके नाम भी उसने पब्लिश करवा दिए। तो उसका जो सिस्टम था वो क्या था, वो हम देख लेते हैं कि उसका सिस्टम कहलाता था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मैंने बताया गिविंग नेम। बाइनोमियल, बाय मीन टू, यानी ऐसा नाम रखना, साइंटिफिक नाम जो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो। ये साइंटिफिक नेम का है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा लीनियस का सिस्टम जिसमें हर स्पीशीज़ को एक साइंटिफिक नेम दे दिया गया, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म को, जो कोई भी एक स्पीशीज़ है, उसका एक साइंटिफिक नेम होगा। साइंटिफिक नेम जो कि 2 वर्ड पे मुश्तमिल होता है। ऐसे सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। तो दैट इज़ द पेट डेफिनेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि पहला वर्ड कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। तो फर्स्ट नेम हमेशा जीनस का नेम लिया जाता था। टेक्सोनोमिक हायरार्की में सेकंड जो कैटेगरी स्पीशीज़ के ऊपर थी वो जीनस कहलाता है। तो पहला नाम जो साइंटिफिक नेम रखा जाता है वो जीनस का लिखा जाता है, और इसको हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। बाकी अगले बेशक आप स्मॉल डाल दें, लेकिन पहला लेटर आपको इसका हमेशा कैपिटल डालना पड़ेगा। इसी तरह से जो दूसरा नाम है वो, यानी एक नाम साइंटिफिक नेम 2 वर्ड पे मुश्तमिल है। पहला जेनरिक नेम हो गया, जीनस का नेम हो गया। जो दूसरा लफ्ज़ है वो स्पीशीज़ का नेम होगा,
जो भी, जैसे जी मेज था तो जी जीनस था और मेज स्पीशीज़ था, तो दोनों को मिला के हमने साइंटिफिक नेम बना दिया जी मेज। तो स्पेसिफिक नेम जो है वो जेनरिक नेम के बाद लिखा जाता है और इसके सारे लेटर्स स्मॉल लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इसका रूल बेटा क्या है कि इनको लिखते वक्त या तो इटैलिसाइज कर दें, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करके लिखें, जो कि हम रिटर्न में कंप्यूटर में तो कर सकते हैं, रिटर्न में नहीं कर सकते। तो उसके लिए आसान वर्ड है कि आप जीनस का नाम लिखें, स्पीशीज़ का नाम लिखें थोड़ा सा गैप दे के, और दोनों के नीचे छोटी छोटी लाइन्स लगा दें, दे मस्ट बी अंडरलाइंस। ये तीसरा रूल भी आप याद कर लें कि द साइंटिफिक नेम मस्ट बी इटैलिसाइज्ड, टेढ़ा करके लिखने को इटैलिसाइज्ड कहते हैं, और मस्ट बी अंडरलाइन, या फिर उसको नीचे दोनों के नीचे छोटी छोटी लाइनें लगा दें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें देख लेते हैं, अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है, इसकी जीनस का नाम एलियम था, स्पीशीज सीपा है। अमलतास का साइंटिफिक नेम केसिया फिस्ट्यूला है। ह्यूमन बीइंग मैन का नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, पोटैटो का नाम सोलनम ट्यूबरोसम है। ब्रिंजल जिसको हम शल कहते हैं, बैंगन कहते हैं, तो सोलनम मेलेंजिना कहलाता है। अब देखो ये भी सोलनम है, ये भी सोलनम है, इट मीन्स कि दे बिलोंग टू सेम जीनस बट दे हैव डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, तो अब किस बेस पे ये क्लासिफिकेशन की जाती है, मैंने पहले भी बताया था कि सिमिलैरिटीज़ की बेस पे की जाती है, मॉर्फोलॉजिकल यानी उनकी शेप की सिमिलैरिटीज़। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट इन नॉलेज होती चली गई है, हम उनके फिजियोलॉजी, उनकी जेनेटिकल करेक्टर्स, उनके मोलेकुलर करेक्टर्स को भी स्टडी करते हैं और उस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, किसने दिया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, तो इसमें हमने आज सारा ये स्टडी किया है। थैंक यू।